Hello everyone, my name is Gautam Kumar. I am from Ramgarh, Jharkhand. I have done my BSc from Ramgarh College, Ramgarh, which is under Vinoba Bhave University, Hazaribagh. Currently, I am pursuing Masters of Chemistry from IIT ISM Dhanbad under the Department of Chemistry and Chemical Biology. Today, we are going to learn about the very critical topic from IIT JEE point of view, which topic called equilibrium. Everyone, you guys see one to two question at least from this topic. One from either chemical equilibrium or ionic equilibrium. Uh, First of all, we want to know what is equilibrium. इक्विलिब्रियम क्या होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम हमें क्या बताता है, इसके बारे में हमें क्या जानेंगे, इसके पॉइंट ऑफ व्यू में कितने पॉइंट्स हैं, क्या क्या टॉपिक इस पे सब ग्रुप है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम होता क्या है, पहले हम वो जानेंगे। इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन ये है, equilibrium is a state of a process under which the temperature, pressure और concentration doesn't change with passage of time। इसका मतलब ये कि एक ऐसा पॉइंट आएगा एक प्रोसेस में जहाँ पे कितना भी टाइम के बाद उसका न टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम के टाइप क्या है। दो टाइप होते हैं, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड दूसरा टाइप है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, फिजिकल का क्या होता है। उसमें हम मोस्ट ऑफ द एग्जांपल हम देखेंगे, हमारा डेली लाइफ में ही मिल जाएगा फिजिकल इक्विलिब्रियम का। जैसे कि हम ये पहला एग्जांपल देते हैं सॉलिड और लिक्विड का। सॉलिड और लिक्विड कब हम इक्विलिब्रियम में देख सकते हैं, इन द डेली लाइफ। इसका एग्जांपल है सीधा आइस एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस एंड वाटर प्रेजेंट एट द इक्विलिब्रियम। और दूसरा क्या है, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैस को भी हम ये देख सकते हैं, जब इवापोरेशन का होता है तो आपका क्लोज वेसल में, तो उस समय लिक्विड और जो वेपर निकलेगा वो दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। उसका एग्जांपल है तुम्हारा इवापोरेशन ऑफ वाटर। इवापोरेशन ऑफ वाटर। आपके उसके बाद सॉलिड हो गया, गैस हो गया, एक आपके बाद फिर सॉलिड एंड सॉल्यूशन में भी आपका इक्विलिब्रियम होता है फिजिकल का, सॉलिड एंड सॉल्यूशन। इसका एक लाइव एग्जांपल है कि आप किसी वेसल पे शुगर, सॉलिड शुगर को आप घोलिए, सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, उसके बाद भी आप ऐड करते रहिए शुगर, सॉलिड शुगर आप ऐड करेंगे तो वो आपका वो ऐड होता जाएगा जब तक कि वो सेचुरेटेड पॉइंट में ना जाए। तो वो हो गया आपका एग्जांपल सॉलिड और सॉल्यूशन का। तो अभी तक हम देखे फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम मेनली दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड दूसरा है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल केमिकल इक्विलिब्रियम ये होता है कि जो प्रोडक्ट हो और रिएक्टेंट, या तो हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं, या तो प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट की तरफ आ सकते हैं, या तो प्रोडक्ट को एज ए रिएक्टेंट मान के चले तो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, और फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट को हम प्रोडक्ट की तरफ से जा सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि आइदर नॉट ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं, मतलब कि रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा। इसका एक एग्जांपल आपको हम देते हैं, आयरन प्लस स्टीम जो कि वाटर होता है, वो आपको देगा
Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। ये तभी तक रिवर्सिबल है जब तक ये क्लोज इन्वायरमेंट में हो, क्लोज वेसल में हो। अगर इनमें से अगर एक भी स्केप कर जाए, मान के चले कि हाइड्रोजन स्केप कर गया, तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होगा। तो यही वापस हमें रिएक्शन नहीं दे सकता है। अगर यही चीज़ अगर क्लोज वेसल में है तो आपको Fe3O4 से भी हम हाइड्रोजन अगर हम पास कर दें तो आपको आयरन सॉलिड प्लस वाटर मिलेगा। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि एक ही रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना और कुछ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस हम नहीं ला सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देखें इरिवर्सिबल का, AgNO3 एक है प्लस NaCl, तो क्या बनेगा AgCl प्लस NaNO3। ये क्या होता है आपका, ये प्रेसिपिटेट बनाता है। तो प्रेसिपिटेट बनाने के कारण ये वापस आपका रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। इसके कारण ये वापस ये बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा सकता है। तो ये हम अभी तक ये समझ गए कि केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हम उसमें जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। केमिकल इक्विलिब्रियम हमेशा डायनेमिक इन नेचर होता है। पहला क्या है? डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक वर्ड से हम क्या समझते हैं? आपको एक क्लियर लाइव एग्जांपल देना चाहते हैं कि मान के चले दो बॉक्स है, दो बॉक्स में एक तरह का ब्राउन कलर के कुछ मुर्गे रखे हुए हैं, एक तरफ व्हाइट कलर के मुर्गे रखे हुए हैं और बीच में एक बैरियर है। अगर हम बैरियर को हटा दें तो दोनों तरफ से क्या हो जाएगा कि आपका ब्राउन कलर का भी मुर्गा और व्हाइट कलर का मुर्गा दोनों तरफ से पास करेंगे। और कब तक पास करेंगे? जब तक दोनों का इक्विलिब्रियम पॉइंट ना है। तो यही है डायनेमिक इन नेचर कि अगर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एवरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। तीसरा क्या है आपका, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये समझ गए? और इक्विलिब्रियम को हम आइदर किसी भी डायरेक्शन से पा सकते हैं, या तो रिएक्टेंट साइड से या तो प्रोडक्ट की साइड से, दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम बराबर होता है। जनरली एक मिसकंसेप्शन है बच्चों में कि अगर हम कैटलिस्ट डाल दें तो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम क्या बढ़ जाए या घट जाए या ऑल्टर होगा। क्लियर है, कैटलिस्ट हमेशा रेट को बढ़ाता है, स्पीड को, ना कि किसी इक्विलिब्रियम को ऑल्टर करता है। समझे कि अगर आप किसी तरह का कैटलिस्ट ऐड किया गया, वो क्या करेगा, आपका वो बैरियर जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी, बस उसको बढ़ा रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाएगा, ना कि आपका किसी इक्विलिब्रियम को वो ऑल्टर करेगा। इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन आए कि कैटलिस्ट क्या है, अगर वी एडेड इन कैटलिस्ट तो वेदर द इक्विलिब्रियम विल ऑल्टर और नॉट। ओके, तो कैटलिस्ट हमेशा स्पीड को बढ़ाएगा, इक्विलिब्रियम को कोई इफेक्ट नहीं करता है। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट में। आगे हम देखने वाले हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इस लॉ को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। क्या है, एक रिएक्टेंट है A प्लस बी, इससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा C प्लस D। तो क्या है, 1
ग्राफ से समझते हैं इसको। आपका एक्स एक्सिस में टाइम है और वाई एक्सिस में कॉन्सेंट्रेशन है। एट टाइम 0 जब कुछ नहीं हुआ हुआ तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हाई रहेगा और धीरे धीरे क्या है वो प्रोडक्ट बनना शुरू करेगा। इसका मतलब रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, हाइयर से लोअर की ओर जाएगा। इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये आपका ये डिक्रीज हो रहा है। एट द सेम टाइम प्रोडक्ट क्या करेगा, बनना शुरू होगा और बनना शुरू होगा क्या, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे ये इंक्रीज कर रहा है और कैसी एक टाइम पे ये मैच किया जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो जाए, दोनों में कोई चेंज नहीं है। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, तो इस चीज को मैथमेटिकल टर्म में हम डिराइव करेंगे और इससे एक एक्सप्रेशन मिलता है, उसी को हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। चलिए हम उसको भी देख लेते हैं क्या होता है। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ये बोलता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट हम कैसे जानते हैं, आप पढ़े होंगे केमिकल काइनेटिक्स में। रेट क्या है, आप किसी कांस्टेंट एक्स से उसका कोफिशिएंट जो है ये कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता है। तो हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आएगा, किसी एक कांस्टेंट होगा, मान के चलिए के, इसको हम डिनोट करते हैं के एफ से। ये आपका रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। उसका क्या है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, सेम टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी। समझ गए। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ये बोलता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम उसको लिखेंगे सीधा के एफ इंटू ए इंटू डी इज इक्वल टू के बी सी इंटू डी। हम दोनों कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर देंगे, के एफ डिवाइडेड बाय के बी इज इक्वल टू सी concentration multiplied by concentration of D and concentration of A concentration of B। तो रेशियो जो होता है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उसी को तो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इज इक्वल टू सी डी ए बी। तो इससे हम क्या जाने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कुछ नहीं, रेशियो है कांस्टेंट रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। यहां तक हम समझ गए कि क्या है, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब हम आगे देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। नेक्स्ट हम उसको देखते हैं। तो हम क्या बताए थे, रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप ऑफ केपी एंड केसी कैसे निकालते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन आएंगे और न्यूमेरिकल अधिकतर उसी से बनते हैं। आपको बताता हूँ कैसे है रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। सिंपल एक इक्वेशन उठाते हैं, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। लेट सपोज ए रिवर्सिबल रिएक्शन ए बी एक्स से एक्स बना वाई से वाई बना। तो केपी हम क्या निकालते हैं, इसका केपी निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ
प्रोडक्ट एक्स अपॉन एक्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट वाई डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी। एंड केसी क्या है, आपको इधर लिखता हूं, केसी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है, सी एक्स लिख देता हूं समझने के लिए, सी वाई वाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। सिंपल है, समझने के लिए एक अजम्पशन लेना पड़ेगा हमें, और बाय कन्वेंशन भी यही है कि प्रेशर जो जिसका हम लेंगे वो गैस का जो प्रेशर लेंगे वो हमारा आइडियल गैस होना चाहिए, और आइडियल गैस का इक्वेशन है आपका PV इज इक्वल टू nRT। N इज हियर द नंबर ऑफ मोल्स, V वॉल्यूम, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, T इज प्रेशर। तो प्रेशर इससे रिलेटेड है आपका N डिवाइडेड बाई VRT, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ये क्या है आपका, सिंपल ये कॉन्सेंट्रेशन बन जाता है। तो P इज इक्वल टू CRT, कुछ नहीं, ये एक रिलेशन निकल गया हमारा प्रेशर का, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय R इंटू T। तो हम क्या कर सकते हैं, जो Kp का जो हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख रखा है ये, उसमें हम इसको डिनोट करेंगे और कुछ नहीं। तो हमारा Kp क्या बनेगा, प्रेशर इज इक्वल टू CRT। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x RT टू द पावर x, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y RT पावर y डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A RT पावर A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B RT डिवाइडेड बाय पावर बाय D। तो यहाँ से हम एक चीज देख रहे हैं कि RT सब जगह पे है, इसको हम कॉमन लेते हैं और कॉन्सेंट्रेशन को एक साइड लिखते हैं। तो क्या आएगा, Kp Cx टू द पावर x, Cy पावर y, Ca एंड Cb पावर b। बाकी के RT के जो टर्म है हम उसको अलग लिख देते हैं, RT क्योंकि दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो प्लस होता है इसमें, x प्लस वाई एंड इधर a प्लस b। इसको हम ऊपर लिखते हैं क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। Kp इज इक्वल टू Cx x, Cy y, Ca Cb b मल्टीप्लाइड बाय RT x प्लस वाई, क्योंकि ये डिवाइड में तो ये माइनस में आ जाएगा, a प्लस b। इसको सिंपल में हम ये कुछ नहीं है, आपका Kc है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT और कोफिशिएंट का डिफरेंस। तो यही आपका रिलेशन निकल गया, Kp इज इक्वल टू Kc RT डेल्टा, इसको हम डिनोट करते हैं Ng से, ये आपका रिलेशन। अब इसमें से आपको एक एग्जांपल देंगे, उसमें आप समझ जाएंगे कि कैसे Kp और Kc को क्या इक्वेशन बनते हैं और इससे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एग्जाम में। तो उस रिलेशन को जो हम अभी
डिराइव किए उससे क्वेश्चन एक बनाते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कैसे क्या उसका रिलेशन है। क्वेश्चन क्या है, एट 773 केल्विन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन दिस is given as 6.02 into 10 to the power minus 2 liter square per mole square. Calculate the Kp at the same temperature. तो Kc दिया गया है, Kp हमें निकालना है, बाकी जो भी गिवन है क्वेश्चन में हम वो लिखेंगे और इसको सोल्व करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रिलेशन लिखना है, Kp इज इक्वल टू हम जानते क्या है, Kc RT इंटू डेल्टा एन जी। Kp हमें निकालना है, Kc दिया गया है, R हमें इस इक्वेशन के हिसाब से देखेंगे लगाएंगे और टेम्परेचर हमें दिया गया है। तो क्या है, हमें पहले डेल्टा एन जी निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इधर रिएक्टेंट में कितने 1 3 इक्वल टू 4 हो गया, इधर 2, तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 2, डेल्टा एन जी इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। और आपका 6.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। आर का वैल्यू 0.0821 लीटर एटमोसफेयर पर केल्विन पर मोल एंड टेम्परेचर आपका दिया है 773 केल्विन एंड डेल्टा एन जी यहाँ पर पावर में। हमारा केपी का जो आंसर आएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 ATM कट के -2 आ जाएगा, यही आंसर है। आगे हम देखेंगे कि क्या है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसका क्या एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें क्या क्या पता चलेगा वो हम बताते हैं। क्या है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, पहला क्या है एप्लीकेशन, क्या पता चलता है हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, कितना बचा है कि और होना बाकी है, ये हमें एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से बाय द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें पता चलेगा। अगर इसके 3 रूल हैं, आपको सीधा एरो से बता दूंगा, समझ में आ जाएगा कि ये मान के चलिए केसी है, ये 10 का पावर 3 है और 10 का पावर -3 है। अगर 10 का पावर 3 से केसी का वैल्यू बड़ा रहे, अगर 10 का पावर 3 से भी बड़ा है आपका वैल्यू, तो रिएक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट होने वाला है। अगर 10 का पावर -3 से 10 का पावर 3 तक में आपका केसी का वैल्यू है, तो आपका इक्विलिब्रियम में या होने वाला है। और अगर 10 का पावर -3 से भी कम है आपका केसी का वैल्यू, तो आपका रिएक्शन अभी स्टार्ट भी हुआ, जस्ट स्टार्ट हुआ है, आपका प्रोडक्ट बना नहीं है। अगर इक्वल टू केसी के आ जाए, दैट मीन्स जो भी आपका वैल्यू आएगा केसी के बराबर, देन आपका जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है, ये हमें बताता है। एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आगे चलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स के होते हैं, 2, एक होमोजीनस है, दूसरा हेट्रोजीनस। होमोजीनस वो होता है जिसमें सारे जितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है सब सेम फेज में हो, और हेट्रोजीनस वो होता है जिसमें फेज अलग अलग हो, या तो गैस फेज में हो कोई रिएक्टेंट और दूसरा कोई सॉलिड फेज में हो या लिक्विड फेज में हो। लेकिन होमोजीनस में क्या होता है, आपका सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में होने चाहिए। आइदर गैस फेज में तो सारे गैस में होंगे, या तो सॉलिड में है तो सारे सॉलिड में होंगे, या अगर लिक्विड में है तो सारे लिक्विड में होंगे। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हमें डायरेक्शन का भी पता चलता है कि रिएक्शन किधर जाएगा, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। उसके लिए हमें कोई
एक कोई रिएक्शन दिया रहेगा एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड ए, इसका कुछ अगर इक्विलिब्रियम कोसेंट दिया है, मान के चले क्यू, उसको डिनोट करते हैं क्यू से। अगर वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर में हो, इक्वल हो, दैट मीन्स रिएक्शन इक्विलिब्रियम कोसेंट क्यू इज इक्वल टू के और के सी क्यू सी, लेट सपोज क्यू सी एंड के सी। अगर इक्विलिब्रियम में है तो, अगर ये इक्वल है तो इक्विलिब्रियम में, ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, वो इक्विलिब्रियम अटेंड कर चुका है। और अगर क्यू सी लेस देन के सी के बराबर है तो क्या होगा, आपका लेस में है, दैट मीन्स आपका जो कोसेंट है वो अभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पहुंचा नहीं है। इसका मतलब क्या है, बैक फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर क्यू सी ग्रेटर देन के सी है, ये क्या है आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्या है आपका क्यू सी, क्या है आपका बड़ा है, रिएक्शन कोसेंट क्या है के सी से बड़ा है, क्योंकि मतलब कि मुझे इक्विलिब्रियम में जाना है, तो क्या है आपको बैकवर्ड जाना होगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा रिएक्शन। यहां तक समझ गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, टाइप्स हो गया। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है, इसका वेरी क्रूशियल टॉपिक है, वो है आपका ली चैटरजियट प्रिंसिपल। हम उस पे आते हैं। तो अब हम क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम के लास्ट टॉपिक पहुंच रहे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ली चैटरजियट प्रिंसिपल। ली चैटरजियट प्रिंसिपल, ये सिंपल क्या है आपका, ऐसा प्रिंसिपल है कि कोई भी चेंज हो आपका, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, अगर कुछ भी चेंज होता है वो आपको सप्रेस करता है, मतलब कि क्या है, वो अनडू करता है आपके सारे इफेक्ट को। अगर मैंने, आप एक एग्जांपल देता हूँ, कोई तराजू होगा, आप उसमें तराजू में जाइए पुराने जमाने का, जिसमें कांटा रहता था ये वाला, और दो इधर वेट रखे जाते थे, कि इधर एक इधर। तो अब मेरे को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो ली चैटरजियट प्रिंसिपल वही है। अगर मेरा कहीं इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे वेट देना होगा, ताकि वो जो बैलेंस है वो मेरा बीच में आ जाए। तो वही है ली चैटरजियट प्रिंसिपल। इफेक्ट को अनडू करना है, चाहे उसका कंसंट्रेशन में हो, प्रेशर में हो, और आपका टेम्परेचर में हो। तो पहला क्या है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर हम जान रहे हैं कि कुछ रिएक्शन होते हैं, हर तरह के कॉमन नहीं ले सकते हैं। कुछ होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कुछ होता है इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या है, आपका हीट इवॉल्व होता है। एक्सोथर्मिक में क्या है आपका रिएक्टेंट प्लस इधर कुछ गया सी प्लस डी प्लस हीट इवॉल्व हुआ। इसका मतलब क्या समझ, अगर हम हीट बढ़ाएं, तो हीट अगर हम दे रहे हैं इस रिएक्शन में, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो क्या करेगा, ऑलरेडी मेरा इधर है हीट, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, रिएक्शन मूव टू द बैकवर्ड डायरेक्शन विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हमारा रिएक्शन इंडोथर्मिक है तो हमें हीट प्रोवाइड करना होता है, प्लस हीट, आपका सी प्लस डी बनेगा। अगर हम इंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें अगर हीट दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा, वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब दूसरा हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दूसरा क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर हमारा क्या है कि वो किस पे डिपेंड करता है, ली चैटरजियट प्रिंसिपल पे। वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस जो प्रेजेंट होते हैं उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल हेवस प्रोसेस का एक एग्जांपल लेते हैं। हेवस प्रोसेस वो होता है जिसमें अमोनिया बनाया जाता है,
N2 प्लस H2 इक्वल टू NH3। इसको बैलेंस करते हैं, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। ये सारा गैसियस में है। इधर हम देख रहे हैं कितना है, 3 और 1 4 मोल। इधर कितना है, 2 मोल। तो अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आपका जिधर कम प्रेशर है, जिधर मतलब जिधर ज्यादा मोल है, हम क्या बोले, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स से ऑफ गैसेस का। तो क्या है कि इधर मेरा प्रेशर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो क्या होगा, जिधर कम है उधर की हो जाएगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इसीलिए हम जानते हैं कि अमोनिया के फॉर्मेशन में वेरी हाई प्रेशर चाहिए होता है इसके फॉर्मेशन के लिए। और तीसरा क्या है, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, अगर रिएक्टेंट की ओर अगर कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की ओर ज्यादा है, हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इधर बढ़ाना होगा प्रोडक्ट की ओर। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की ओर ज्यादा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आगे इसका हम एग्जांपल देखेंगे, वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे इसका क्या होता है, इसका कुछ प्रॉब्लम बताऊंगा ली चैटरजी प्रिंसिपल का। और अभी तक हमने जो भी सीखा केमिकल इक्विलिब्रियम में, वो उस टाइप क्या है, उसका जितना प्रिंसिपल क्या थे, सबके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या थे, सारे सीखा। अब आगे के लिए ली चैटरजी प्रिंसिपल का जो प्रॉब्लम होगा वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। धन्यवाद।